बहुत से दोस्तों ने मुगलिया सल्तनत के बारे में वीडियो बनाने के लिए मुझे कहा, तो आज हम 1857 से पीछे चलते हैं। 1526 से 1857 तक के अरसा के दौरान मुगलिया सल्तनत में आए अहम वाक़यात और मुग़ल बादशाहों के कारनामे और इनके अंदाज़े हुकूमत के बारे में हम जानेंगे। दोस्तों, 1857 से 1947 तक की एक वीडियो हम पहले बना चुके हैं, जिसको आप लोगों ने बहुत पसंद किया, जिसके लिए मैं आप सबका बहुत मशकूर हूँ। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मुगलिया सल्तनत की अहम बात यह है कि 1526 को सल्तनत दिल्ली के हाकिम इब्राहिम लोदी को पानीपत के मकाम पर शिकस्त देकर ये कायम हुई। कुल 90 मुग़ल बादशाह गुजरे हैं और तकरीबन 13 नस्लों ने ये हुकूमत की है। दुनिया की अमीर तरीन सल्तनतों में से एक मुगलिया सल्तनत भी है। 1526 से 1857 तक बर सग़ीर मौजूदा अफ़ग़ानिस्तान, पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश पर हुकूमत करने वाली ये एक मुस्लिम सल्तनत थी। आगरा, फतेहपुर सीकरी और दिल्ली दारुल हुकूमत इनके रहे हैं और तकरीबन 32 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर यह हुकूमत कायम थी। फ़ारसी दफ्तरी और रस्मी ज़ुबान थी, लेकिन जब उर्दू ज़ुबान वजूद में आई तो उर्दू दफ्तरी ज़ुबान बन गई थी। मुग़ल सल्तनत का सरकारी मज़हब इस्लाम था, ताहम अकबर आज़म के दौर में कुछ अरसा तक अकबर का ईजाद करदा मज़हब, जिसको दीन इलाही कहते हैं, राइज करने की कोशिश भी की गई थी। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उनका आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मुगलिया सल्तनत में सबसे पहले ज़िक्र आता है ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का। ये पहले मुग़ल बादशाह थे जो 1526 से 1530 तक इन्होंने हुकूमत की। कुल 4 साल का यह अरसा बनता है। दोस्तों, बाबर 14 फरवरी 1483 में कस्बा था इंदिजान, शहर फरगाना था। ये तैमूरी सल्तनत थी जो मौजूदा उज़्बेकिस्तान का हिस्सा है, तो वहाँ पर बाबर पैदा हुए। इसके अलावा जो वफ़ात है बाबर की 26 दिसंबर 1530 आगरा में हुई, मगर इनको जो काबल बाग बाबर है अफ़ग़ानिस्तान में मौजूद है, वहाँ पर इनकी तदफीन हुई। बाबर की कुल उम्र 47 साल थी। फरगाना, समरकंद और काबल पर हुक्मरानी की। इसके अलावा 1526 में इब्राहिम लोदी को पानीपत के मकाम पर शिकस्त देकर बाबर ने मुगलिया सल्तनत की बुनियाद खानवा दी। तज़्के बाबरी मशहूर तसनीफ़ है। फ़ारसी और तुर्की ज़बान का शायर भी था और मौसीकी से भी खासा शगफ था। रिसालुल अर्ज़ भी बाबर ने ही लिखी। बाबरी मस्जिद मुग़ल बादशाह ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के हुक्म से मीर बाकी के ज़रिए 1527 से 1528 में उत्तर प्रदेश के मकाम अयोध्या में तामीर की गई, जिस मस्जिद को 1992 में शहीद किया गया। पानीपत में काबली बाग की तामीर भी ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने की। दोस्तों, बाबरी मस्जिद के बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, तो अगर आपने इस वीडियो के पस मंज़र को देखना है तो ज़रूर इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां से जाकर आप इस पूरी जो बाबरी मस्जिद का फ़ैसला आया था और मुसलमानों का और हिंदुओं का इसके बारे में जो मौक़िफ़ है उसको ब्रीफली मैंने बताया हुआ है, तो आप लिंक में भी वीडियो को देख सकते हैं। बरसगीर में गोला बारूद और तोपों का जो इस्तेमाल पहली बार बाबर ने किया, इस टेक्निक की वजह से बाबर ने 12,000 की फ़ौज से इब्राहिम लोदी की 1 लाख की फ़ौज को शिकस्त दी। ये 12 साल की उम्र से मरते दम तक बाबर के हाथ से तलवार ना छूटी और बिल आखिर अपनी आइंदा नस्ल के लिए हिंदुस्तान में एक मुस्तकिल हुकूमत मुगलिया सल्तनत की बुनियाद डालने में कामयाब हुआ। दूसरा मुग़ल बादशाह हुमायूं था। नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं इनका असल नाम था और तकरीबन 11 साल तक हुमायूं ने हुकूमत की। ये बाबर का बेटा था। 6 मार्च 1508 काबुल अफ़ग़ानिस्तान में पैदा हुए और 27 जनवरी 1556 में हुमायूं की वफ़ात हुई।
हुमायूं का जो मकबरा है भारत के शहर दिल्ली में वाक़ है, जो इसकी बीवी हमीदा बानो बेगम ने 1562 में बनवाया था। बाबर की वफात के बाद बाबर का फर्जंद नसीरुद्दीन हुमायूं 23 साल की उम्र में 29 दिसंबर 1530 को तख्त नशीन हुआ। इसके बाद बाबर ने अपने जो भाई थे उनके साथ बहुत अच्छा सलूक बरता। बाबर ने हुमायूं को ये वसीयत की थी कि वो अपने भाइयों से अच्छा सलूक करे, और हुमायूं ने तख्त नशीन होते ही अपनी सल्तनत भाइयों में तकसीम कर दी। हुमायूं ने अपने भाई कामरान मिर्ज़ा को काबिल और कंधार दिया, हिंदाल को मेवात और अस्करी को संभल का इलाका बतौर जागीर दे दिए। अपने चचेरे भाई सलमान मिर्ज़ा को बदखशां का इलाका अता किया। हुमायूं के इस फ़याज़ाना सलूक के बावजूद उसके भाई हुमायूं से मुतमईन ना हुए और उन्होंने हुमायूं का साथ देने की बजाय इसके लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा की। कामरान ने बाद में पंजाब पर कब्ज़ा कर लिया और हुमायूं ने इसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई ना की, बल्कि हसार फ़िरोज़ा का इलाका भी इसके हवाले कर दिया। ये हुमायूं की सियासी गलती थी कि उसने अपने अहम इलाके फ़ौजी कुव्वत के हामिल थे। हसार फ़िरोज़ा का पाया तख्त और काबुल कंधार के दरमियान एक अहम फ़ौजी चौकी थी, और इस इलाके के हाथ से निकल जाने से इसकी फ़ौजी ताकत कमज़ोर पड़ गई। इन इलाकों की आमदनी हाथ से चली जाने से माली नुकसान भी हुआ। बगावतों और साजिशों ने हुमायूं को कमज़ोर कर दिया, जिसका फ़ायदा शेर शाह सूरी ने उठाया और 1540 में हुमायूं को शिकस्त दी। हुमायूं को एक बार नहीं बल्कि 2 बार शिकस्त दी। पहली बार 1539 चौसा के मैदान पर और दूसरी बार 1540 कनौज के मैदान में हुमायूं को शिकस्त दी। शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हिंदुस्तान से भागने पर मजबूर कर दिया। हुमायूं ईरान की तरफ निकल गया, वहां उस वक्त के ईरानी खलीफा के दरबार में पनाह ली। उधर हमीदा नामी औरत से शादी करता है और ईरान छोड़कर उमरकोट सिंध में आ जाता है, जहां पर अकबर की पैदाइश होती है। 12 साल अपने आप को छुपा कर रखा और दोबारा से अपनी फौज तैयार की। 1555 में शेर शाह सूरी के बेटे सिकंदर शाह सूरी को शिकस्त देकर दोबारा से मुगलिया सल्तनत की हुक्मरानी की, और सुवर सल्तनत तकरीबन 16 साल 1540 से 1556 तक कायम रही और इस पर 7 सुल्तान फाइज रहे। दिल्ली के पास एक शहर तामीर किया जिसे दीनपना कहा जाता था। हुमायूं 1556 में एक शाम को अपने कुतुब खाना की सीढ़ियाँ, जिसे शेर मंदल कहते हैं, उतर रहा था कि सीढ़ियों से गिरकर शदीद ज़ख्मी हो गया और इन्हीं ज़ख्मों से उसका इंतकाल हो गया था। एक मशहूर यूरोपीय मौरख लेन पॉल के मुताबिक हुमायूं के बारे में लिखता है कि उसने तमाम उम्र ठोकरें खाईं और बिलाखिर ठोकर खाकर ही मरा। मुगलिया सल्तनत के जो दरमियान में एक गैप आया तो वो था सूरी सल्तनत का, जिस गैप को डाला शेर शाह सूरी ने। शेर शाह सूरी ने 5 साल तकरीबन हुकूमत की। 1486 से सराम भारत में शेर शाह सूरी पैदा हुआ। 22 मई 1545 में कलिंजर में वफात पाई और ससराम में शेर शाह सूरी का मकबरा बना हुआ है। शेर शाह सूरी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि शेर शाह सूरी का असल नाम फरीद खान था और ये अफगानी था। शेर शाह नाम इसलिए पड़ा कि उसने अकेले ही एक शेर को मारा था। उस दिन से शेर खान नाम पड़ गया। कुछ अरसा तक मुगल शहनशाह बाबर की मुलाजमत भी शेर शाह सूरी ने की थी। बंगाल, बिहार, कनौज पर कब्जा किया। मुगल शहनशाह हुमायूं को शिकस्त देकर हिंदुस्तान पर अपनी हुक्मरानी कायम की। ज़री इस्लाहात का काम शुरू करवाया। सहसराम से पेशावर तक ग्रैंड ट्रंक रोड की तामीर करवाई और इसके किनारे किनारे सायादार और फलदार दरख्त लगवाए। सिराएं तामीर करवाईं और सबसे पहला डाक का निज़ाम भी शेर शाह सूरी ने मुतारिफ करवाया। आप जानते हैं 22 मई 1545 में कलिंजर में वफात पाई और इसके बाद इनका बेटा इस्लाम शाह सूरी ने हुक्मरानी संभाली और फिर सिकंदर शाह सूरी, वो भी बेटा था शेर शाह सूरी का, वो छठा हुक्मरान था।
शेर शाह सूरी के बेटे सिकंदर शाह सूरी को हुमायूं ने 1555 में शिकस्त देकर दोबारा से मुगलिया सल्तनत की हुक्मरानी की। तो दोस्तों इस तरह से हुमायूं ने 2 बार मुगलिया सल्तनत को संभाला, एक 1530 से 1540 तक और उसके बाद शेर शाह सूरी की जब हुकूमत ख़त्म हुई तो 1555 से 1556 तक। तीसरा जो मुग़ल बादशाह है वो है अकबर। जलालुद्दीन अकबर नाम है। तकरीबन 49 साल जलालुद्दीन अकबर ने हुकूमत की। 1556 से 1605 तक इनका हुकूमत का पीरियड था। 15 अक्टूबर 1545 में उमरकोट सिंध में जलालुद्दीन अकबर पैदा हुए और इसके अलावा 13 अक्टूबर 1605 में आगरा में इनकी वफ़ात हुई। तो मकबरा अकबर आगरा में इनकी तदफीन हुई है। तकरीबन 14 साल की उम्र में 1556 को अजीम मुग़ल बादशाह शहनशाह जलालुद्दीन अकबर ने बाकायदा इक़्तिदार संभाल लिया। सल्तनत मुग़लिया के तीसरे फरमानरवां और हुमायूं का बेटा था। अगर कहा जाए कि मुग़लिया सल्तनत का सबसे कामयाब तरीन बादशाह कौन था तो जलालुद्दीन अकबर को ही कहा जाएगा। 1556 से 1595 तक अकबर ने बहुत सी कामयाबियां समेटी और अपनी सल्तनत को बंगाल से अफ़गानिस्तान तक और कश्मीर से दक्कन में दरियाए गोदावरी तक फैला दिया। अकबर ने एक हिंदू औरत जोधाबाई से भी शादी की जो इसके बेटे जहांगीर की माँ थी। दीन इलाही के नाम से एक नया मजहब भी मुतारिफ किया जो एक इंतहा पसंदाना इकदाम था। दोस्तों इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि जलालुद्दीन अकबर खुद तो अनपढ़ था लेकिन उसने दरबार में ऐसे लोग जमा कर लिए थे जो बड़े ही अपने काम में महारत रखते थे। इन्हीं की बदौलत उसने 50 साल बड़ी शान और शौकत से हुकूमत की। तकरीबन 24,000 से ज़्यादा जिल्दों की लाइब्रेरी भी तश्कील दी और औरतों के लिए एक मखसूस लाइब्रेरी भी कायम की। दोस्तों अकबर के दौरे हुकूमत में मुग़ल सल्तनत जिसामत और दौलतमंद में 3 गुना बढ़ गई थी। इन्होंने एक ताकतवर फौजी निज़ाम तश्कील दिया, गैर मुस्लिमों पर फ़िरका वाराना टैक्स ख़त्म किया बल्कि उनको अच्छे ओहदों पर भी लगाया। मुग़ल के दौरे हुकूमत में कसीरुल सकाफ़ती सल्तनत की बुनियादें और इन्हीं के दौरे हुकूमत में रखी। अकबर को उसके बेटे शहजादा सलीम ने शहनशाह बनाया जिसे बाद में जहांगीर के नाम से जाना जाता है। अकबर आज़म के 9 रतन उन 9 काबिल आदमियों की कौंसल कहलाती है जिन्होंने अपने अपने दौर के आकाओं के लिए सल्तनत की वुसअत के साथ आइनी, इल्मी, अमली, अदबी वगैरह जैसी खिदमात अंजाम दी और तारीख़ में अपनी अलग ही शनाख्त छोड़ गए। अकबर के 9 रतन के बारे में जानते हैं। अक्सर पूछा जाता है इनके बारे में। जो राजा बीरबल थे इनका असल नाम महिष दास था। अकबर ने एक दानिश्वर शायर और गुलूकार की हैसियत से बीरबल को 1556 में अपने दरबार में जगह दी थी। दूसरे नंबर पर हैं अबुल फजल फैजी। 3 शहजादों के ये उस्ताद रहे। तारीख़, फ़लसफ़ा और तिब्ब अद्वियात के बहुत बड़े माहिर थे और बतौर शायर अकबर ने मलका शौरक इनको कहा। अबुल फजल अलामी अपने वक्त का अलामा और बुलंद पाया मुसन्निफ था। अलामी तखल्लुस रखता था, आज़ाद ख्याल फ़लसफ़ी था। अकबर के दीन इलाही के इजरा का सबब इसी को गर्दाना जाता है। अकबर नामा और आईन अकबरी मशहूर तसानीफ़ हैं। तानसीन संगीत या मौसीकी की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम है। हिंदुस्तान का मौसीकार आज़म था। पैदाशी लिहाज से तो हिंदू थे लेकिन जवानी में इस्लाम कबूल किया। अब्दुल रहीम खान खाना मुख्तलिफ मार्कों में सिपाहियाना जोहर दिखाए। बहादुर सिपाही, आलिम फाजल, अरबी, फारसी, तुर्की, संस्कृत के माहिर थे। 6 नंबर पर हैं राजा मान सिंह। अकबर का बहुत वफादार और मिलनसार था। अकबर की फ़ौज का सिपा सलार था। कई फतूहात समेटी। किला रोहतास में एक हवेली मान सिंह के नाम से भी मशहूर है। नंबर 7 पर हैं मुल्ला दो प्याजा। असल नाम अबुल हसन था। खुश खल्की और लतीफ़ा गोही से इनको शोहरत मिली और इनको दो प्याजा बहुत पसंद था और वो उसको सैयदुल तवाम कहते थे।
इसलिए इनका नाम मुल्ला दो पयाजा पड़ गया। नंबर 8 पर हैं राजा टूडूरबल। 22 सूबों का दीवान कुल और वजीर थे। नहायत काबिल सिपा सालार थे। पाबंदी आईन अहकाम में किसी को रियायत नहीं देते थे। आखिरी नंबर पर हैं मिर्ज़ा अजीज़। आपकी वालदा ने अकबर को दूध पिलाया था, लिहाजा वो अकबर बादशाह के रज़ाई भाई कहलाए। खाने आज़म का खिताब भी इनको हासिल हुआ। शाही किला लाहौर 1566 में अकबर ने पक्की ईंटों की कारीगरी से इसकी पुरानी बुनियादों पर दोबारा तामीर करवाई और शायद इसी वक्त इसको दरिया रावी की सिमत व वसअत दी। तकरीबन 1849 तक जो दरियाए रावी था वो किला लाहौर की जो शुमाली दीवार थी उसके साथ बहता था। अकबर ने दौलत कुदा खास व आम भी तामीर करवाया, झरोका दर्शन के नाम से जो मशहूर है। इसके अलावा बुलंद दरवाज़ा वगैरह भी बनवाया। इलाहाबाद जो शहर का नाम मुग़ल शहंशाह अकबर ने ही रखा था। इसके अलावा किला इलाहाबाद भी अकबर ने तामीर करवाया। ये किला बादशाह अकबर ने 1575 में बनवाया था। आगरा किला आगरा उत्तर प्रदेश जो में वाक़ है। इसके अलावा इलाहाबाद का किला, अजमेर का किला भी अकबर की अहम तामीरात में शामिल हैं। दोस्तों अगले मुग़ल बादशाह पे बात करते हैं जो कि अकबर का बेटा है जहांगीर। ये नूरुद्दीन जहांगीर के नाम से मशहूर है। तकरीबन 22 साल इन्होंने हुकूमत की और 1605 से 1627 तक इनकी हुकूमत कायम रही। इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। 31 अगस्त 1569 में पैदा हुए और इनकी पैदाइश फतेहपुर सिकरी में हुई। इसके अलावा 28 अक्टूबर 1627 में राजवेरी कश्मीर में इनकी वफ़ात हुई और ये लाहौर में दफन है। अकबर आज़म की वफ़ात के बाद शहज़ादा सलीम नूरुद्दीन जहांगीर के लक़ब से तख्त नशीन हुआ। 1606 में जहांगीर के सबसे बड़े बेटे खुसरो ने बगावत कर दी और आगरे से निकलकर पंजाब तक जा पहुंचा। जहांगीर ने उसको शिकस्त दी। 1623 में खुर्रम, जिसको हम शाहजहां के नाम से जानते हैं, उसने बगावत कर दी क्योंकि नूरजहां अपने दामाद शहरयार को वली ओहद बनाने की कोशिश कर रही थी। आखिर 1625 में जब बाप और बेटे में फिर सुलह हो गई थी। कान और नाक और हाथ वगैरह काटने की सज़ाएं जहांगीर ने मनसूख की। शराब और दीगर नशा और अशिया का इस्तेमाल हुक्मन बंद किया। कई नाजायज़ महसूलात हटा दिए। इसके अलावा ख़ास दिनों में जानवरों का ज़िबा बंद कर दिया। फरियादियों की दाद रसी के लिए अपने महल की दीवार से एक जंजीर लटका दी जिसे जंजीर अदल कहा जाता था। मुग़ल अफवाज का सिपा सालार महाबत खान था जो मुग़लों का वफ़ादार खादिम था। उसने नूरजहां के रवैये की वजह से बगावत कर दी और जहांगीर को कैद कर लिया। बाद में फ़ौज में फूट पड़ी और जहांगीर आज़ाद हुआ और महाबत खां फ़रार हो गया। बेगम शाही मस्जिद, मोती मस्जिद लाहौर तामीर करवाई और शालीमार गार्डन जो श्रीनगर में वाक़ है वो भी जहांगीर की अहम तामीरात में शामिल है। दोस्तों 1627 में कश्मीर से जब वापस आ रहे थे तो भिंबर के मकाम पर जहांगीर का इंतकाल हो गया, लेकिन उसकी जो मैयत को लाहौर लाया गया जहां दरियाए रावी के किनारे बाग दिलकशा लाहौर मौजूद शादरा में दफन है। ये मकाम अब मकबरा जहांगीर के नाम से मशहूर है। दोस्तों जो 5वां मुग़ल बादशाह था जहांगीर का बेटा शाहजहां था। तकरीबन 30 साल इन्होंने हुकूमत की। 1628 से लेकर 1658 तक का पीरियड इन्होंने गुजारा। 5 जनवरी 1592 किला लाहौर में इनकी पैदाइश हुई। 22 जनवरी 1666 किला आगरा में इनकी वफ़ात हुई और ताज महल के अंदर इनका मकबरा है। दोस्तों शाहजहां का जो असल नाम है वो खुर्रम, इनकी कुनियत अबू उल मुज़फ़्फ़र हैं। शाहजहां की वजह शोहरत ताज महल और मुमताज़ महल यानी कि उनकी बीवी थी और उनके साथ जो मोहब्बत की दास्तानें हैं। शाहजहां के बारे में कहा जाता है कि मुग़लों में सबसे ज़्यादा पुरकशिश बादशाह था। 1629 में शाहजहां ने नए सिक्के बनवाए। ये सिक्के चांदी, सोना, कांसी और तांबे के बनाए गए थे।
दरिया जमुना के नज़दीक वाक़ लाल किला शाहजहां ने ही तामीर करवाया था। दोस्तों, इसके अलावा जो मोती मस्जिद है आगरा की और जामा मस्जिद है वो भी शाहजहां ने तामीर करवाई, और दिल्ली की जो जामा मस्जिद है वो भी शाहजहां ने ही तामीर करवाई। मुग़ल शहनशाह शाहजहां ने तख्त नशीनी के बाद अपने लिए एक नहायत कीमती तख्त तैयार कराया जो तख्त ताऊस कहलाता था। इस तख्त का तूल 13 गज और अर्ज तकरीबन 2.5 गज और बुलंदी तकरीबन 5 गज थी। ये 6 पायों पर कायम था जो खालिस सोने के बने हुए थे। 1658 में शाहजहां को उसके बेटे औरंगजेब आलमगीर ने माजूल कर दिया और खुद शहंशाह बन गया। 8 साल बाद 1666 में शाहजहां की वफात हो गई थी। तो शाहजहां के बाद जो छठे मुगल बादशाह थे वो शाहजहां के ही बेटे औरंगजेब आलमगीर बने। इनको मुहियुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर कहा जाता है और तकरीबन इन्होंने 49 साल हुकूमत मुगलिया को संभाला। 3 नवंबर 1618 में दाहद गुजरात इंडिया में पैदा हुए और 3 मार्च 1707 अहमदनगर में इनकी वफात हुई। ये औरंगाबाद में इनका मकबरा बना हुआ है। मुहियुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर 1658 से 1707 तक इनकी हुकूमत कायम रही। मुगलिया सल्तनत का आखिरी बाअसर बादशाह था। तो इन यहाँ तक के जितने मुगलिया आए हैं उनको अर्ली मुगल्स कहा जाता है। मुगलिया सल्तनत औरंगज़ेब के दौर पर अरूज में थी। मुग़लों में सबसे लंबे अरसे तक हुकूमत औरंगज़ेब आलमगीर ने की। 17 बरस की उम्र में 1636 दक्कन का सूबेदार मुकर्रर हुए। 1645 में गुजरात के गवर्नर बने। 1648 से 1652 तक मुल्तान और सिंध के गवर्नर बने और ठट्टा सिंध में किला भी तामीर करवाया। शाहजहां की बीमारी के दौरान दार शिकवा जो भाई थे उन्होंने तमाम इंतजाम हुकूमत अपने हाथों में ले लिया था। औरंगजेब ने मुराद भाई से मिलकर दार शिकवा के मुकाबले किया और अजीन के करीब और सामूगढ़ के करीब लड़ाई हुई जिसमें औरंगजेब को कामयाबी हुई। फतवा आलमगीर भी मुरतब की जो कि शरीयत और इकनॉमिक्स के बारे में बर सगीर की एक बड़ी जामे किताब है। मुहियुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब आलमगीर हाफिज़े कुरान भी थे। 1679 में जजिया लागू किया, सिर्फ उन लोगों पर जो मुगलिया सल्तनत के लिए नहीं लड़ते थे। औरतों, बुजुर्गों, बच्चों, माजूरों को आम माफ़ी थी और हिंदुओं पर ज़्यादा टैक्स लगाया। दिल्ली के लाल किला में मौजूद मोती मस्जिद की तामीर करवाई। लाहौर में बादशाही मस्जिद तामीर करवाई। इसके अलावा श्रीनगर कश्मीर में एक मस्जिद तामीर करवाई जो आज भी कश्मीर की सबसे बड़ी मस्जिद है। और औरंगाबाद में बीबी का मकबरा बनवाया। इसके अलावा जो सूफ़ी बुजुर्ग थे सैयद अब्दुल रहीम शाह का मज़ार भी इन्होंने तामीर करवाया। दोस्तों, औरंगज़ेब के बाद उनका बेटा बहादुर शाह वन 1707 से 1712 में इन्होंने हुक्मरानी की। ये 7वां मुग़ल बादशाह था। इनका असल नाम कुतुबुद्दीन मोहम्मद मुअज़्ज़म और तकरीबन 5 साल इन्होंने हुक्मरानी की। 14 अक्टूबर 1643 में बुरहानपुर में पैदा हुए और 27 अक्टूबर 1712 में लाहौर में इनकी वफ़ात हुई, मगर दिल्ली की जो मोती मस्जिद है वहाँ पर इनकी तदफीन हुई। कुतुबुद्दीन मोहम्मद मुअज़्ज़म, कुतुबुद्दीन मोहम्मद मुअज़्ज़म को बहादुर शाह अव्वल कहा जाता है। औरंगज़ेब आलमगीर का बेटा था और शिया फ़िरके में ये कन्वर्ट हो गया था। औरंगज़ेब ने इनको शाह आलम का खिताब दिया। एक बेटे और 5 पोतों ने आगे चलकर मुगलिया सल्तनत को संभाला। आलमगीर ने किसी को अगला बादशाह मुकर्रर नहीं किया था और इसी दौरान ये फौत हो गए थे। मुअज़्ज़म का भाई आज़म और मोहम्मद काम बख्श ने अपने आप को बराए नाम बादशाह मुकर्रर करना चाहा। मोहम्मद काम बख्श ने अपने नाम के सिक्के भी जारी किए जबकि आज़म शाह बादशाह बन बैठा। मुअज़्ज़म और आज़म में जून 1707 में जाजू के मकाम पर लड़ाई हुई जिसमें आज़म और उसका बेटा अली मारा गया। दोस्तों, बहादुर शाह के 4 बेटे थे, मुइज़ुद्दीन जहांदार, अज़ीमुश्शान, रफ़ीउश्शान। तो इन चारों का आगे हम जिक्र देखेंगे। नेक्स्ट दाखिल होते हैं बहादुर शाह के बेटे
जहांदार शाह के। जहांदार शाह 8वां मुगल बादशाह था। 9 मई 1661 दक्कन में पैदा हुए। मुअज्जम शाह का यह फर्जंद था। तकरीबन 11 माह इन्होंने हुकूमत की। बहुत रंगीन मिजाज था। महल हर वक्त तवाइफों से भरा रहता था। जहांदार शाह ने लातादाद मुगल शहजादे मौत के घाट उतारे। इसके अलावा 10 जनवरी 1713 में आगरा में फर्रुखसैर, जब पीछे हम जिक्र कर चुके हैं अजीमुशान का जो बेटा है, उसने शिकस्त दी और कैद कर लिया इनको। और यहाँ से आगे बेटे के बाद जो बेटा बादशाह जो बनता आ रहा था, वो यहाँ पर पीढ़ी वो ख़त्म हो गई और बादशाह जो है वो चचों में तकसीम हुई। लेकिन जो 14वां जो मुगल बादशाह है वो फिर जहांदार का बेटा आलमगीर सानी बन गया था। तो वापसी जो है 14वां फिर जो है इसी कड़ी में आके मिल जाता है। तो पहले जो 8 जो बादशाह हैं वो बेटों में ही बादशाह तकसीम होते रही। मतलब 1713 तक, 1526 से 1713 तक जितने मुगल बादशाह बने उन सब के बेटों में बादशाह तकसीम होती रही। यहाँ जो फर्रुखसैर है वो अजीमुशान का बेटा है। इसके अलावा 12 फरवरी 1713 में इनको कत्ल किया गया और मकबरा हुमायूं दिल्ली में इनको दफन किया गया। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि ये अजीमुशान का जो बेटा है वो है फर्रुखसैर। इन्होंने 1713 से 1719 तक हुकूमत। तो ये जो है ये बहादुर शाह का बेटा है अजीमुशान और जहांदार का भाई है जो हम पीछे जिक्र कर चुके हैं। मजीद हम 9वें मुगल बादशाह के बारे में जानते हैं जिसका नाम है फर्रुखसैर और जो 1713 से 1719 तक रहे। 20 अगस्त 1685 औरंगाबाद में पैदा हुए और ये बहादुर शाह अव्वल का पोता था। मोहम्मद मुअज्जम बहादुर शाह अव्वल की वफात की खबर सुनकर बंगाल के हुक्मरान ने दिल्ली की तरफ मार्च किया कि अपनी बादशाहत कायम की जाए। अजीमुशान के बेटे फर्रुखसैर को बंगाल में अपना निगरान मुकर्रर कर लिया था और जहांदार ने बहुत से मुगलिया बादशाहों को कत्ल किया हुआ था, तो फर्रुखसैर को भी इन्होंने कत्ल करने का हुक्म जारी कर दिया। मगर फर्रुखसैर ने शाह ब्रदर्स की मदद से जहांदार जो उनका चचा लगता था आगरा में शिकस्त देकर अपनी हुकूमत कायम। 1717 में बंगाल के रास्ते ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि 1612 से 1947 तक कायम रही को बिना टैक्स के तिजारत करने की इजाज़त दी। फर्रुखसैर का इलाज करने वाला जो सर्जन था विलियम हैमिल्टन की वजह से ये मुमकिन हुआ। तो शाह ब्रदर्स की वजह से ही फर्रुखसैर की हुकूमत हुई और शाह ब्रदर्स ने ही फर्रुखसैर को कत्ल कर दिया। तो बहरहाल फर्रुखसैर को मकबरा हुमायूं दिल्ली में दफन किया गया। फर्रुखसैर के बाद जो रफ़ीउश-शान है उसका जो बेटा है रफ़ीउद्दीन दराजात, ये मुग़ल बादशाह बना। ये 10वां मुग़ल बादशाह था और 1719 तक ही ये महदूद रहा। ये सबसे इसको कहते हैं कि कम अरसे में रहने वाला बादशाह था। तकरीबन 3 माह ही इनकी हुकूमत रही। शाह ब्रदर्स ने ही इनको बादशाह बनाया, इसलिए शाह ब्रदर्स को किंग मेकर कहा जाता है। शाह ब्रदर्स में जो नाम हैं सैयद हसन अली ख़ान और सैयद अब्दुल्ला अली ख़ान, ये 2 भाई थे, इनको शाह ब्रदर्स कहा जाता है। 1719 में टीबी की वजह से इनकी वफ़ात हो गई। कुछ लोग कत्ल का भी कहते हैं कि इनको कत्ल कर दिया गया था। बहरहाल क्या कह सकते हैं, वफ़ात आगरा में इनकी हुई और दिल्ली में एक बुज़ुर्ग ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी के मज़ार में इनको दफन किया। इनकी ख्वाहिश थी कि इनके जो बड़े भाई हैं उनको अगला मुग़ल बादशाह बना दिया जाए। तो हुआ भी ऐसे ही। शाहजहां जो इनके भाई हैं उनको 11वां मुग़ल बादशाह बनाया गया। इनको शाहजहां सानी कहा जाता है। ये मतलब रफ़ीउश-शान का दूसरा बेटा और अजीमुशान का भतीजा था और रफ़ीउद्दरजात का भाई था। इनका असल नाम रफ़ीउद्दौला था। ये अपने भाई रफ़ीउद्दरजात की तरह शाह ब्रादरान ने ही इनको बादशाह बनाया, बस एक कठपुतली हुक्मरान ही था। अपने भाई की तरह टीबी के बाइस फौत हुआ और अपने भाई के साथ दिल्ली में ही दफन है। इसके अलावा दोस्तों जो 12वां जो बना वो था मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह 12वां मुग़ल बादशाह है। इन्होंने 1719 से 1748 तक हुकूमत की। मोहम्मद शाह आपको बखूबी जानते होंगे, इनको मोहम्मद शाह रंगीला भी कहा जाता है। ये जहांदार शाह के भाई खजिस्ता अख्तर का बेटा था और बहादुर शाह अव्वल का पोता था। असल नाम इनका रोशन अख्तर था
कुछ भी पूछा जा सकता है। 17 साल की उम्र में शाह ब्रदर्स की मदद से ये बादशाह बना। तकरीबन 27 साल इन्होंने हुकूमत की और शाह ब्रदर्स को कत्ल करने में कामयाब हुआ। इसी वजह से इतना अरसा ये हुकूमत कर गया। मोहम्मद शाह रंगीला ने अपनी मुद्दत हुकूमत का ज़्यादातर वक्त ऐशो निशात परस्ती में गुजारा। मोहम्मद शाह और नादिर शाह के दरमियान जंग 1739 में करनाल के मकाम पर हुई। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा नादिर शाह के बारे में भी जरूर जानते हैं। नादिर शाह ईरान का एक बहादुर और ताकतवर हुक्मरान था जिसने 1736 से 1747 तक अपनी हुक्मरानी की। मोहम्मद शाह और नादिर शाह के दरमियान जंग 1739 करनाल के मकाम पर हुई जो दिल्ली के शुमाल में वाक़ है। मोहम्मद शाह की 1 लाख से ज़्यादा फ़ौज नादिर शाह की सिर्फ 55,000 फ़ौज का मुकाबला भी ना कर सकी। एक बात जो अहम थी वो ये कि नादिर शाह की फ़ौज जदीद तोपों, बंदूकों, जंबूक मतलब एक तरह की कम वज़न तोप जिसे ऊँटों पर लगाकर दागा जा सकता है से लेस थी, जो कम वज़न और आसानी से मुंतकिल की जा सकती थी। जबकि मोहम्मद शाह की फ़ौज के हथियार भारी भरकम और पुरानी तर्ज के थे। मोहम्मद शाह रंगीला को इसकी नातजर्बाकारी और कमज़ोर जंगी हिकमत अमली के सबब शिकस्त हुई। मोहम्मद शाह को गिरफ़्तार करके नादिर शाह के साथ दिल्ली में ये दाखिल हुए। अब मुग़ल ख़जानों की चाबियां नादिर शाह के हाथ थी। अहलियान शहर की बगावत, नादरी फ़ौजों के कत्ल के वाक़े पर नादिर शाह ने कत्ल आम का हुक्म दिया और दिल्ली में लूट माट और गरतगरी शुरू हुई। नादिर शाह जब दिल्ली से लौटा तो इसके हमरा बेशबहा दौलत और ख़जाना था जिसमें दरियाए नूर, कोहे नूर, तख्ते ताऊस, हज़ारों हाथी और जंगी घोड़े और जवाहरात शामिल थे। जो माल जवाहर इसके हाथ लगा उसकी कीमत करोड़ों के करीब बताई जाती है। इसकी कीमत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि नादिर शाह ने अपनी सल्तनत में 3 साल तक कोई टैक्स वसूल ना किया। नादिर शाह के हाथों मुग़ल सल्तनत को शिकस्त के बाद फिर संभलने का मौका ही ना मिला। इस तरह से बातदरीज मुग़ल जो सल्तनत थी वो गिरावट की तरफ जाती रही। बहरहाल नादिर शाह की वफ़ात के बाद 1948 में अहमद शाह दुरानी, जिसको अहमद शाह अब्दाली भी कहा जाता है, ये नादिर शाह की फ़ौज का एक जनरल था और अफ़गानिस्तान में दुर्रानी सल्तनत का बानी भी था। उसके साथ जो मोहम्मद शाह रंगीला की मानूपुर के इलाके में जंग हुई थी उसमें अहमद शाह दुरानी को शिकस्त हुई, लेकिन मुगलिया फ़ौज के बहुत से सिपाही भी मारे गए थे जिसका गम मोहम्मद शाह रंगीला की मौत का बाइस भी बना। दिल्ली में मौजूद निज़ामुद्दीन औलिया के मज़ार में रंगीला शाह को दफन किया गया। अगला जो मुग़ल जो एम्परर है वो है अहमद शाह। ये 1748 से 1754 तक इनकी हुक्मरानी रही। 13वां मुग़ल बादशाह इनको कहा जाता है। मुग़ल शहनशाह मोहम्मद शाह रंगीला का ये बेटा था। 22 साल की उम्र में ये बादशाह बना और 1749 में अहमद शाह अब्दाली ने दूसरी बार मुग़लिया सल्तनत पर हमला किया। सिकंदराबाद के मकाम पर मराठों से इनको शिकस्त हुई। इसके वज़ीर फ़िरोज़ जंग सोम ने इनको तख्त से हटाया और अंधा करके कैद में डाल दिया। साथ इनकी वालदा को भी अंधा करके कैद में डाल दिया था, जहां 1775 में इनकी वफ़ात हो गई। दोस्तों दोबारा से जो हुक्मरानी है वो सिलसिला है जो बाबर के जो डायरेक्ट हैं उसमें चली गई। जो 14वां जो बना मुग़ल बादशाह वो आलमगीर सानी बना। ये 1754 से 1759 तक मुग़ल बादशाह रहे। बहादुर शाह अव्वल का ये पोता और जहांदार शाह का ये बेटा था। मुकम्मल नाम अजीज़ुद्दीन जहाँ आलमगीर सानी था और 1754 में वज़ीर जो फ़िरोज़ ख़ान था अहमद शाह को हटाकर इनको तख्त पर बिठाता है। ये कमज़ोर तरीन बादशाह था। ज़ाहिर है जब बनाया किसी और ने तो कमज़ोरी होगा। ज़्यादातर अरसा क्योंकि ये कैदोबंद में रहे थे तो इनको हुकूमत संभालने का नाकिस जो है वो एक्सपीरियंस था, कोई तजर्बा भी नहीं था और ये इनकी उम्र भी काफ़ी थी जब ये बादशाह बने। तकरीबन आई थिंक 55 साल इनकी उम्र थी। दोस्तों 1756 में अहमद शाह अब्दाली ने यहाँ पर तीसरा हमला किया और दिल्ली पर काबिज़ हो गया।
फिरोज खान ने चालाकी की, मराठों के साथ मिल गया और आलमगीर सानी को कत्ल कर दिया। मराठा सल्तनत का ये अरूज का दौर था, मतलब मुगलिया सल्तनत जो है वो घटती जा रही थी और मराठों की जो हुक्मरानी थी वो हिंदुस्तान पर बढ़ती जा रही थी। अगला जो मुग़ल बादशाह है वो शाहजहाँ है, 15वां। तकरीबन 1759 से 1760 तक शाहजहाँ सोम मुग़ल बादशाह रहे। ये मोहम्मद काम बख्श का पोता था और मोहम्मद काम बख्श जो कि औरंगज़ेब आलमगीर का सबसे छोटा बेटा था। शाहजहाँ सोम का असल नाम महीउल मिल्लत था। फिरोज़ खान ने ही इनको तख्त पर बिठाया और मराठा सरदारों ने इनको तख्त से उतार दिया। बहरहाल जो 16वां जो मुग़ल बादशाह था वो शाह आलम सानी बना, जो कि 1760 से 1806 तक रहे। जहांदार शाह का पोता और आलमगीर सानी का बेटा था। असल नाम इनका अली गौहर था। इनके दौरे हुकूमत में मुगलिया सल्तनत में खुद मुख्तार रियासतों और सल्तनतों का क़याम अमल में आया और मुगलिया सल्तनत की हदूद बिल्कुल सिमट कर सिर्फ दिल्ली तक ही रह गई थी या उसके आसपास के कुछ इलाके। तो साल 1788 में बेदार बख्त जो तख्त नशीं हुआ, इन्होंने इनको कुछ अरसे के लिए हटाया था। जो बेदार बख्त है ये महमूद शाह बहादुर जो कि अहमद शाह का बेटा था, एक गासिब मुग़ल शहनशाह था। महज 2 महीने ही बरसर तख्त रहा कि मराठों ने इसकी हुकूमत को भी चलता किया। इसके बाद शाह आलम ने 18 साल बिनाई के बगैर गुजारे और 18 नवंबर 1806 को शाह आलम ने 78 साल की उम्र में लाल किला दिल्ली में इंतकाल किया और ये महरौली में दफन किए गए। दोस्तों जो 17वां जो मुग़ल बादशाह है अकबर शाह सानी उनको कहा जाता है। 1806 से 1837 तक ये बादशाहत इनकी कायम रही। शाह आलम सानी का ये फर्जंद था, अपने बाप की तरह बेइख्तियार और बराए नाम हुक्मरान था। असल इख्तियारात इस वक्त अंग्रेज़ों के पास चले गए थे। अंग्रेज़ पूरी तरह से काबूज हो चुका था। बादशाह के पास लाल किला दिल्ली के अंदर तक ही महदूद थे। अंग्रेज़ों ने शाही वजीफ़ा रख दिया था, बादशाह जो ये बच गए थे इनके लिए। इवन के अकबर शाह ने बरतानवी हुकूमत से अपने लिए वजीफ़ा बढ़ाने की भी दरख्वास्त की। कहाँ मुग़ल बादशाह की इतनी स्ट्रॉन्ग इकॉनमी, इतनी स्ट्रॉन्ग इनकी हुकूमत थी और आखिर में चंदे पर चलते रहे। खैर अकबर शाह सानी ने 28 सितंबर 1837 को उनकी वफ़ात हुई। बादशाह अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम मैदे की बीमारियों का शिकार हो गया था। मरहूम बादशाह को दरगाह ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के साथ महरौली दिल्ली में दफन किया गया। ये मज़ार संग मरमर का बना हुआ है, जहाँ मुग़ल बादशाह बहादुर शाह अव्वल और शाह आलम सानी भी इनके साथ मदफून हैं। दोस्तों जो आखिरी जो मुग़ल बादशाह है 18वां मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र को कहा जाता है। यहाँ पर मैं क्लियर करता जाऊँ, बहुत सारे लोगों की ये राय है कि जो मुग़ल बादशाह थे वो तकरीबन 17 थे। तो बहरहाल मेरे हिसाब से ये तकरीबन 18 मुग़ल बादशाह गुज़रे हैं। अगर किसी को एतराज़ है तो वो एतराज़ उसका जायज़ है, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग जानते हैं वो यही जानते हैं कि 17 मुग़ल बादशाह गुज़रे हैं। बहरहाल मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अगर किसी को कोई शक है तो उसकी मज़ीद तहकीक कर सकता है। अगर मैं यहाँ पे गलत हूँ तो मैं उसकी भी एडवांस में माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने बहरहाल जो देखा है, जो मैंने अपने आप को जज किया है, मुझे ये 18 ही इनकी तादाद लगी है। 24 अक्टूबर 1775 में दिल्ली में ये पैदा हुए। इनका जो सिलसिला नसब है वो 11वीं पुश्त में जाकर शहनशाह बाबर से मिलता है। ख़ानदान मुग़लिया का आखिरी बादशाह और उर्दू का एक बेहतरीन और मायानाज शायर था। 1857 में हिंदुस्तानियों की अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ पहली आज़ादी की मुसल्लह जंग लड़ी गई। अंग्रेज़ों ने इस जंग को गदर का नाम दिया। अंग्रेज़ इस जंग के बाद मज़ीद ताकतवर हो गए थे। इनके 2 बेटों और एक पोते को गोली से उड़ा दिया गया था। दिल्ली पर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हो जाने से हर जगह जंग आज़ादी की जो रफ्तार थी वो मदम पड़ गई थी। बहादुर शाह ज़फ़र पर गद्दारी का मुकदमा चलाया गया और बिल आखिर मार्च 1857 को बहादुर शाह ज़फ़र को कौमी मुजरिम करार देकर
बदतरीन मिसाल कायम की गई और रंगून इनको भेज दिया गया। और 87 साल की उम्र में इनकी वफ़ात मुर्खा 7 नवंबर 1862 को हुई और मुगलिया सल्तनत का यहाँ पर सूरज गरूब हो गया। तो दोस्तों, बाबर से जो बहादुर तक का सफ़र है वो यहाँ पर ख़त्म होता है। इसके अलावा आपने इसको ज़रूर जहन में रखना है कि जो ज़हीरुद्दीन बाबर है इनका मकबरा कहाँ पर है। काबुल में है, बाग बाबर अफ़गानिस्तान। नसीरुद्दीन हुमायूं का जो मकबरा है वो दिल्ली में है। जलालुद्दीन अकबर का आगरा में है। नूरुद्दीन जहांगीर का लाहौर में, शहाबुद्दीन शाहजहां का भी आगरा में और आलमगीर का औरंगाबाद भारत में इनका मकबरा है। दोस्तों, आपसे गुजारिश है, अगर आपको ये काविश पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और आप इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब करके और दोस्तों के साथ शेयर करके इसकी सपोर्ट कर सकते हैं। इस तरह से मेरी भी हौसला अफजाई होती है और मैं मोटिवेट रहता हूँ अगली वीडियो बनाने के लिए। ये इतना मवाद जो इकट्ठा करके इसको कंपाइल करके आगे बताने में बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है। तो बहरहाल हम तो कोशिश कर रहे हैं। तो आप सिर्फ इस वीडियो को लाइक करके, अपना कमेंट करके इस वीडियो को सपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।